बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका 26 साला सहाफ़ती तजुर्बा है, जो आज उनसे हम डिस्कस भी करेंगे। मेरी मुराद है फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़िक्रुल्लाह हसनी। आइए उनसे बात करते हैं, वो मेरे हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र सबसे है। पहले हमारे नाज़रीन को आप तारुफ़ कराएं, कैसे आना हुआ सहाफ़त में, फिर आपकी 26 साला लाइफ जो है कैसे स्टार्ट हुई सहाफ़त के लिए। जी बहुत शुक्रिया PC वर्ल्ड न्यूज़ का कि आज आप GD हैदर साहब आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में और अपने शोबा सहाफ़त के सफ़र के हवाले से बात कर सकूं और इस शोबे के जो मामलात हैं वो लोगों के सामने रख सकूं। ऐसे है कि मैं मुख्तसर बात करूंगा कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी या बहुत ज़्यादा वो शहरी माहौल में नहीं थी। मेरे वालिद साहब बिजली के शोबे में एक मिल में फ़ोरमैन थे और उन्होंने हम सब भाइयों को और सारी अपनी औलाद को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया कि हम में से कोई भी जो है वो अंडर ग्रेजुएट नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसका जो सिला है वो इस तरह मिला कि इस शोबे के हवाले से अगर मैं अपने आप को रिलेट करूं तो हम सारे भाई जो हैं वो बड़े अच्छे अखबार रीडर थे। उसकी वजह थी कि हमारे अब्बा जी अच्छे अखबार रीडर थे। वो हम बकिया से भी बाज़ औक़ात जो बकिया का सफ़ा आ जाता तो हम वहाँ से शुरू कर लेते और वो बाद में फिर उसके मुताबिक ख़बरें ढूंढ के पढ़ते। इस तरह अच्छा अखबार रीडर होना मेरे ख़्याल में हमें इस शोबे की तरफ लेकर आया। मैं बाई प्रोफेशन जो है वो तालीम जो हासिल की तो वालिद साहब का चूँकि ट्रेड वो था तो मुझे भी उसी तरफ आना पड़ा और मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ी और वो की। चूँकि उस वक्त इतनी ज़्यादा स्कोप मुख्तलिफ़ चीज़ों का होता था तो उसमें फिर जो बड़े कह देते थे वही कर लेते थे। तो कर मैंने ये लिया, लेकिन कॉलेज में भी मैं एक महिंदस रसाला था, कॉलेज का मैगज़ीन था, उसका मैं डिप्टी एडिटर हुआ। इसी तरह वहाँ एक अदबी तंजीम थी बज़्म अफ़कार अदब, उसका मैं प्रेस सेक्रेटरी हुआ। जो जरासीम थे सहाफ़ी, हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम थी लेकिन साथ साथ सहाफ़ती जरासीम भी साथ साथ ट्रैवल करते फाइटर रहे। भी हैं जी मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें चूँकि अखबारों में ख़बरें देना ये शौक़ बना और ख़बर और अखबार के साथ रिलेट रहा। इससे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि 1992 में मैं ताइक्वांडो जो प्लेयर ताइक्वांडो कोरियन कराटे हैं उसका मैं प्लेयर हूँ और उसका अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बेल्ट भी हूँ। 1992 में उसका पूरे पंजाब का गोल्ड मेडल हासिल किया और चैम्पियन बना। तो इस हवाले से मेरी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग जो अगर मैं सहाफ़त में करता हूँ तो उसकी वजह एक मेरा ख़ुद का स्पोर्ट्समैन होना भी है। तो इसके साथ जब उसमें वो किया उसके बाद AMI किया, IEP लाहौर गुलबर्ग से जो इंजीनियरिंग के बराबर होता है और उसके साथ साथ फिर चूँकि बाकायदा जर्नलिज़म का आगाज़ हो चुका था और जर्नलिज़म में मैं आ चुका था, मुख्तलिफ़ लोकल और मुकामी अखबारात में लिखना शुरू कर दिया था। मेरा पहला आर्टिकल नवाए वक्त में शाया हुआ और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शोबा सहाफ़त में जो प्रेस रिलीज़ वगैरह के अलावा जो बाकायदा मेरा आर्टिकल शाया हुआ वो है अखबार के नवाए वक्त में। उसके बाद गरीब है, पैगाम है, मुख्तलिफ़ अखबारात में मुझे सर्व करने का मौका मिला। बाकायदा जो है ये एक अखबार में रोज़नामा इस्लाम के बानी होने का मुझे एज़ाज़ हासिल है कि फैसलाबाद में इस अखबार का मैं बानी हूँ। इस तरह मुख्तलिफ़ जो हफ्त रोज़े हैं, 15 रोज़े हैं और उम्मत अखबार है कराची का, इस तरह और दीगर अखबारात और जराइद हैं उनकी मुझे नुमाइंदगी करने का मौका मिला। अच्छा असली साहब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने के बाद सहाफ़त की तरफ आ जाना ये एक बड़ा डिफरेंस सा है। क्यों चूज़ किया आपने? सहाफ़त का शौक़ था बचपन से या वैसे ही कि चले सहाफ़त करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़रा बोर है? जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि दूसरी क्लास का बच्चा और वो अखबार पढ़ रहा हो तो इसका मतलब वो अच्छा अखबार रीडर होता है और उसकी सहाफ़त में दिलचस्पी होती है। तो वो सहाफ़त में दिलचस्पी की वजह से इंजीनियरिंग के साथ जब मुझे मेरा शौक़ ज़्यादा बढ़ा और मैं बाकायदा जर्नलिज़म में आ गया तो मुझे इंजीनियरिंग के साथ बाकायदा इसकी मैंने फिर सोचा
कि अगर किसी को तारफ़ करवाऊँ तो मैं जी सहाफ़ी हूँ और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो वो ना 360 डिग्री पे एक मुख्तलिफ चीज़ बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ फिर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। तो इस तरह जो है ना, मैंने अपनी एहसास कमतरी जो थी कि इंजीनियरिंग होने के साथ साथ जर्नलिस्ट होना, और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था, लेकिन उसमें क्वालिफ़िकेशन मैंने हासिल की और उसके साथ साथ सफ़र जारी अच्छा असली साहब, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद सहाफ़त को चूज़ करना कैसा फ़ैसला रहा आपका? देखें, मैं ये समझता हूँ उस वक्त और आज के वक्त में बहुत ज़्यादा सोच का फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। जब हमने उस वक्त ये चूज़ किया था तो ये बाकायदा एक प्रोफेशन था जर्नलिज़्म, और जर्नलिज़्म में आपका किचन भी अच्छा चल सकता था, और आपकी मेहनत, हक हलाल की कमाई आप जर्नलिज़्म में करके, और आप बहुत अच्छा माशरे में एक जर्नलिस्ट का मुकाम होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। तो वो तो होता ही है, लेकिन किचन भी अच्छा चल जाता था। इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें आप क्योंकि जर्नलिज्म एक शौक होता है और ये नशा बन जाता है, ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, जर्नलिज्म आपका चलता रहता है। तो चूँकि आपके बाद भी आपकी खबरें छपती हैं, तो ये जो जर्नलिज्म है ये आप शौक़ के साथ करते हैं, और ये एक नशे की तरह आपके जिस्म के अंदर सरायत कर जाता है। अब जो कुछ भी हैं, अगर आप जर्नलिस्ट बन गए हैं तो फिर आप सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नए आने वाले जो होते हैं बाज़ ट्रेनिंग वर्कशॉप में, या जो ट्रेनी आते हैं इंटर्नशिप के लिए, या वैसे हमारे पास आते हैं, तो मैं उनको ये कहा करता हूँ कि आप, क्योंकि जो ख़ास तौर पे एमएससी कर रहे हैं, या बीएस जर्नलिज़्म कर रहे हैं, या मैस कॉम कर रहे हैं, वो उनके ज़हन में, उनके ख़्याल में टीवी चैनल के एंकर होते हैं या कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि हम किसी भी आने वाले को मैं डिस्करेज नहीं करता, मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि अच्छा शुबा है, लेकिन उनके साथ उसको मैं नसीहत ज़रूर करता हूँ कि आप अपने किचन के लिए अलग सूरत हाल रखें, आप अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आमदनी का ज़राए जो हैं वो अलग से रखें, मेहनत करें, लेकिन जर्नलिज़्म को बतौर आप प्रोफेशन अपनाएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ आपका किचन जो है ना, उसका खर्चा या उसका निज़ाम आपका अलग होना मतलब ये है कि खाली जर्नलिज्म से जो है वो घर नहीं चल सकता आजकल के दौर में जी। ये एक बात, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि इस वक्त, बल्कि कुछ अरसे से जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जर्नलिज़्म का जो वो मेयार है, यहाँ पर जर्नलिज़्म में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की बजाय यहाँ पे सरमायादार आ गए, सेठ आ गए, और सेठों के आने की वजह से हर चीज़ में जो है वो पैसा इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे जिसको कुछ नहीं आता वो चंद लाख रुपए दे के जिस मर्ज़ी अखबार की, जिस मर्ज़ी चैनल की वो ले ले, ब्यूरोशिप ले ले, और उसके बाद जो मर्ज़ी करता फिरे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और इस वक्त अगर सहाफ़त के हवाले से मुश्किल वक्त है, एक ख़ातून वज़ीर जो हैं वो सहाफ़ियों को निकलवाने का धमकी दे के आपसे, जो आप उसके सामने बोल नहीं सकते, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बुरा वक्त कहीं नहीं हो सकता। तो सर, इसमें सहाफ़त का जो अभी आपने डिस्कस किया है कि सहाफ़त की जो भी रूल बैक है इस पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी बैकवर्ड पे चला गया है, इस सहाफ़त से घर नहीं चल सकते, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी इस वक्त कामयाब तरीन भी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो मैंने बात की है ये अमूमी की है कि अगर पाकिस्तान में जो बात की भी जाती है वो अमूमी ही की जाती है कि मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो जीटी रोड से अलग शहरों वाले जर्नलिस्ट हैं, जैसे फैसलाबाद है, जो बड़े शहरों के करीब छोटे शहरों वाले जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह दूर दराज के जर्नलिस्ट हैं, तो उनको, या स्टिंगर्स हैं, नामा नगार हैं, तहसीलों के जर्नलिस्ट हैं, सबसे बुरी हालत उनकी है। तो उसमें चूँकि मौक़े ज़्यादा नहीं होते, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, या इसी तरह जो बड़े मीडिया सेंटर्स हैं, कोयटा है, पेशावर है, तो उन जगहों पे आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद वगैरह, तो वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ मौक़े होते हैं। वहाँ पे पूरे सूबे के, पूरे मुल्क के सियासतदान होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, आप वहाँ अपने अखबार के लिए इश्तहार ले सकते हैं। इसी तरह बड़े शहरों में, छोटे शहरों के इंडस्ट्रियलिस्ट भी
अपना हेड ऑफिस जो है वो बड़े शहरों में बनाते हैं। फैसलाबाद का जो सबसे जो ड्रॉबैक है या आप कह सकते हैं कि जिसमें हमें मुश्किल का सामना होता है फैसलाबाद के सहाफ़ियों को, तो वो अब अगर अपने अदारे के साथ मुखलस होकर काम करना भी चाहे तो यहाँ से जब कोशिश की जाती है इश्तहारात वगैरह की, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हेड ऑफिस में रब्ता करना पड़ता है और वहाँ से डील हो जाती है। और फैसलाबाद का जो जर्नलिस्ट है वो फिर किसी उसमें नहीं आता, तो उसको कोई फ़ायदा उस तरीके से फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पे और 15% कमीशन पे काम कर रहा होता है। अच्छा सर, आप जो हैं वो किसी सहाफ़ती तंजीम जो है उससे भी मुंसलिक हैं, और अगर मुंसलिक हैं तो ये क्या इसमें होना चाहिए? सहाफ़ती तंजीमों को सहाफ़त के लिए क्या करना चाहिए, हमारे सहाफ़ी भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल, और जो मेरे बड़ा करीब है और मैं समझता था कि ये भी होना चाहिए, वो आपने किया है। तो उसमें यह है कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि 1999 में मैं बाकायदा पेड जर्नलिस्ट बना और मुझे पूरे पाकिस्तान में का पहला ब्यूरो चीफ़ होने का एजाज़ हासिल हुआ। मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना मुजाहिदुल हुसैनी, जो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में और 1953 से वो जर्नलिस्ट थे, इतने सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े बड़े अखबारात इमरोज़ और अपना इस तरह के चटान जैसे रसाले, और उस वक्त के मशहूर जो नवाए पाकिस्तान है, एहसान है, रोज़नामा एहसान लाहौर का, जिसमें अल्लामा इकबाल भी लिखते रहे। तो इस तरह के तारीख़ी अखबारात और जरायद के वो एडिटर थे। मुझे उनका शागिर्द होने का एजाज़ हासिल है, और इस तरह का शागिर्द होने का एजाज़ हासिल है कि पूरे दुनिया में अगर उन्होंने किसी को लिख कर अपना शागिर्द माना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो तहरीर मौजूद है। तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ और इस एतमाद के साथ जर्नलिज़म में हूँ। और 2003 में ये जब 2001 या 2 के करीब जो PFUJ बरना थी, तो उसके साथ मैं मुंसलिक रहा। फिर 2003 में एक चेंज आया, इलेक्शन हुए और उसमें कराची में एक वोट का इख्तलाफ हुआ। उससे फैसलाबाद, ख़ुसूसन फैसलाबाद की पूरी बरना जो थी वो PFUJ दस्तूर में चली गई, और तमाम पूरी लीडरशिप, तो हम भी उसके साथ चले गए और आज तक इस तंजीम में हैं। आज मुझे 2005 में 4 में जो है वो फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का नायब सदर दोम बनने का एजाज़ मिला। उसके बाद प्रेस क्लब का ट्रेजरर बना, और जब चौधरी शुजात चंद कुछ माह के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, या वो मुतबादल प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आर्जी प्राइम मिनिस्टर थे, 3-4 माह के लिए बने थे। तो उस वक्त एक प्रेस क्लब कन्वेंशन हुआ था इस्लामाबाद, तो मुझे अपने दूसरे दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ वहाँ पर भी जाकर मौका मिला था नुमाइंदगी करने का। उसके बाद फिर 2009-10 में अपना 2007 में फिर नायब सदर बना, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया। फिर प्रेस क्लब का फाइनेंस सेक्रेटरी 2 साल मुंतखब हुआ 2010 और 11 में, और उसके बाद फिर यूनियन का, फिर FUJ दस्तूर का अपना फाइनेंस सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर FUJ दस्तूर का जनरल सेक्रेटरी बना, और उसके बाद अब मुझे दोस्तों ने जो है सदर के ओहदा दिया है और उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं क्यों ज़रूरी हैं? इनका कोई अमल दखल है सहाफ़त में? क्या ये अपने, मैंने पहले भी आपसे एक अर्ज़ किया कि ये सहाफ़ी भाइयों के लिए किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकती हैं? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। किसी चीज़ का वजूद होना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो फैसलाबाद शहर होगा तो इसमें मसाइल भी होंगे। फैसलाबाद शहर है तो इसमें मसाइल हल भी होते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। इसी तरह जर्नलिज़म है तो जर्नलिस्ट की तंजीमें, उसमें काम करने वाले, उसमें उसके सहाफ़ियों के हवाले से ख़ास तौर पे जो है उनके हकूक़ के लिए ये तंजीमें कायम की जाती हैं। और जो जैसे मैं फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर को रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त बतौर सदर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने अपने सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए हैं, और यही वजह है कि हमारे दोस्तों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है। हम बतौर सदर
काम नहीं करते बल्कि बतौर वर्कर काम करते हैं। क्योंकि अगर ये जज्बा नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रोटोकॉल आपको पसंद आएगा, आपको बाकी चीज़ें पसंद आएंगी। अगर हम बतौर वर्कर काम करेंगे तो बाकी ये ओहदे तो चंद रोज़ा होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। हमने जो अपने जब मैं सदर नहीं भी था तो हमारे सदर थे सजाद अदर मुन्ना, सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब थे, उनसे पहले मैं सेक्रेटरी रहा, मेरे साथ मियाँ सलीम शाह साहब सदर रहे। इसी तरह मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो शफल होते रहे। इस वक्त मैं सदर हूँ, मेरे साथ सेक्रेटरी शरोज़ीबाद हैं। तो हम मिलजुल के सारा काम करते हैं। हम कोरोना में हमें एक मोटिवेशन मिली क्योंकि उस वक्त जो शोबा सहाफ़त में तो कहीं से कुछ, अगर कुछ इंडस्ट्री चले, दुकानें खुली हों तो कोई इश्तहार मिल जाता है या सहाफ़ी जो हैं उनको कुछ ना कुछ मिलता है। बड़े अदारों में चंद एक में तो तनख्वाहें जारी रहीं, लेकिन जो बहुत सारे लोग थे हमारे ख़ास तौर पे लोकल अखबार से वाबस्ता लोग, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उस वक्त बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी और उसके बाद फिर बतौर जनरल सेक्रेटरी भी मुझे काम करने का मौका मिला और हमने अपने सहाफ़ियों के लिए 20-20 हज़ार के चेक्स वो तकसीम किए। और इसमें हमारी यूनियन की तब से अब तक एक रवायत है कि हमारी एक वेलफेयर कमेटी बनी है 2-4 अफराद की। उसको इल्म होता है, वो भी एहतसाब के लिए कि किसने क्या तावन किया और किसको किया। तो किसी जो भी हमारे मुस्तहिक साफ़ी हैं या जो नीडी होते हैं, उनके लिए हम अगर कुछ करते हैं तो उनको कभी भी उनका आज तक नाम या तस्वीर मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन ये हमारे पास डाटा उनका मौजूद होता है ताकि हम कहीं भी कोई हमसे पूछे तो हम उसका डाटा दे सकें। उसके साथ कोरोना के दौरान तकरीबन 7 लाख की खतीर रकम जो है उससे हमने अपने जो यूनियन के मेंबर्स हैं, तकरीबन 250 मेंबर्स हैं, तो उनको हमने ढूंढा, उनमें से देखा कि कौन क्या उनकी पोजीशन है। तो जो कमज़ोर थे माली तौर पे, तो उनके घरों में राशन अलग पहुंचाया, उनको नकद जो पैसे थे वो अलग पहुंचाए। और जिससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त थे वो जब कोरोना रजीम ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो बड़े अच्छे अपने पाँव पे आए और अपने कामों में लग गए। अच्छा सर, इसमें ये आपने बातें की इतनी कोरोना, जब अब वो सहाफ़ी जो हैं जो बैक पर चले गए, जिनकी आपने मदद भी की, राशन भी दिया, तो अब वो इस शोबे में किधर हैं और किस हद तक कामयाब है? अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इसी शोबे में हैं, बल्कि मैं नाम तो हम अपनी यूनियन में भी नहीं बताते, तो यहाँ तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो हमारी यूनियन के अलावा भी हमारे इर्द गिर्द जो भी जर्नलिस्ट हमें मिला और जो हमने महसूस किया कि ये डिजर्विंग है, हाँ डिज़र्विंग है, तो हमने उसको बियॉन्ड द यूनियन हमने उसके साथ तावन किया। हमारे दोस्त इस हवाले से फ़राख दिल हैं। तो उसके साथ साथ एक और काम भी किया कि सैलाब आया तो उसमें हमने कंट्रीब्यूशन इकट्ठी की और वो भी पाक फ़ौज के ज़रिए मुल्तान के जो जहाँ पे मच्छर ज़्यादा इलाका था और दोनों तरफ वो बड़ा गहरा सैलाब था बारिशों की वजह से जो पिछले दिनों आया था, तो उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन किया। अब तक हमारे जितने भी एक रिवायत भी कायम की जिस वजह से आज हमें यूनियन में इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता है कि हमारे यूनियन के जितने भी मरहूम दोस्त थे उनकी तजीज़ व तकफ़ीन में भी कोशिश की और उसमें लोग जाके ताज़ियत करके आ जाते हैं, लेकिन हमारी यूनियन की तरफ से उनकी खिदमत की गई। इसी तरह जो बीमार हैं उनको अद्वियात तकरीबन 4 से 5 लाख की सालाना अद्वियात जो हैं वो हमारी यूनियन जो है अरेंज करके उनके पैसे जो है वो देती है और बाज़ औक़ात अद्वियात भी फ़राहम की जाती हैं और इस वक्त भी की जा रही हैं। हमारे तकरीबन 9 के करीब जो बीमार दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो घरों में बैठे हैं, उनका ज़रिया रोज़गार नहीं है, तो उनकी खिदमत अपनी हैसियत में की जा रही है। इसी तरीके से यूनियन जो है वो जो लोग किसी वजह से अखबारात से निकाले गए हैं तो उन या चैनल से,
तो वो उनको सडन रिलीफ की ज़रूरत पड़ी तो वो कोशिश की जा रही है। इसी तरह जिनकी जो बेवाएँ हैं उनको ईदैन के मौके पर नकद खिदमत, उनके लिए गिफ्ट और जो है बड़ी ईद पे उनके लिए गोश्त का घरों में पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाता है और ये रेगुलर जारी है। इसी तरह अब कुछ बच्चियों की शादी है तो उनकी शादी के लिए भी तकरीबन मैक्सिमम जो मतलब उनके कपड़ों से लेकर उनके लिए जो ज्वेलरी तक भी का भी एहतमाम हमारी यूनियन करती है। अच्छा असनी साहब, ये जर्नलिज्म जो है माशरे का एक अहम हिस्सा है और सिविल सोसाइटी में इसका क्या अहम किरदार है? देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूनियन एक अपने लोगों के लिए तो वेलफेयर का ज़रिया होती ही है, इसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसको एजुकेट करना जो है वो सहाफ़ी का काम है। हम अगर बात कर रहे हैं तो यकीनन इसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं आम पब्लिक के लिए भी जो है वो ये इसमें गाइडेंस होगी। मैंने प्रेस क्लब का तज़किरा किया था 2010-11 में फाइनेंस एक्ट बना, तो उसमें मुझे एक हिसाब मिला चंद सौ रुपये का, ना उस वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन थी ना कोई और चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे मौका मिला है तो मैंने उस ओहदे से इंसाफ करने की कोशिश की। तो आज प्रेस क्लब का अकाउंट सिस्टम जो है उसको तख्लीक करने का जो है एजाज़ मुझे क्रेडिट आपको आज भी वहाँ पे जो एप्लीकेशन से लेकर जो वाचर्स हैं और जो अकाउंट सिस्टम है, उसके बाद जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें एक क्लिक पे आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, किसने कितना डिनोट किया, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कितना आपके पास एसेट्स हैं, क्या चीज़ें। हमने पूरा ISO स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक वो सारा किया। चूँकि मुझे ISO 9002 का जो है 6 लाख डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का तजर्बा है, तो उस वजह से मुझे मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी चीज़ों का इल्म था, तो उसको मैंने उसी नहज पे उस मेयार पे किया और हमने 1979 का जो अकाउंट बंद था उसको खोला। और जब 2010 में मैंने जनरल AGM में हमने वहाँ पे रिपोर्ट पेश की तो मेरे पास तमाम फाइलें भी मौजूद थीं और मैंने रिपोर्ट पब्लिश की। और प्रिंटेड जो फाइनेंस रिपोर्ट है, जिस तरह किसी भी बड़ी फर्म की होती है, हमने प्रेस क्लब में वो रवायत कायम की और शायद हमारे बाद ना पहले थी ना आज थी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हम कहीं भी जो प्रेस क्लब की इस तरह की फाइनेंस रिपोर्ट प्रिंटेड कहीं नहीं देखी। तो ये एक शफाफियत का एक वाजे है। हम आज भी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश की जाए। जब आप गिल्टी होते हैं तो आप चीज़ों को छुपाते हैं, जब आप साफ़ होते हैं तो लोगों को बताते हैं। अच्छा सर, आजकल के ज़माने में जो सहाफ़त हो रही है, सहाफ़त को बेचा भी जा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी रूज पे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये मीडिया एथिक्स हैं। जिस तरह एक बड़ी मिसाल दूंगा, जिस तरह आज का करंट सिचुएशन चल रही है कि जो अगर किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है, खातून के साथ, लड़की के साथ, तो उसका नाम भी लिखना जो है वो पूरा हमें उसकी इजाज़त नहीं होती। इसी तरह पे खून दिखाना, इसी तरह पे जो वल्गर वाक़यात हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, इसकी बजाय तहकीकाती जर्नलिज़म की ज़रूरत है। हमारे ये सारा काम चोरी का नतीजा है और अपने शोबे से वफा ना करने का नतीजा है। अपने शोबे से अगर आप वफा करते हैं, अपने शोबे से मुखलस हैं, तो सहाफ़त को जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसके मुताबिक करना चाहिए। जर्नलिज़म चिरागाह का नाम नहीं है, बल्कि जर्नलिज़म ज़िम्मेदारी के साथ लोगों को सिखाने का नाम है, लोगों को तालीम देने का नाम है। और इस वक्त हमारा जो पीक टाइम है, जहाँ पे लोग जिससे सीखते थे, जो लोगों की दरसगाह थी, वो इस वक्त बदकिस्मती के साथ जो है वो अपना ठट्ठे और मजाक और इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर वो खर्च हो रहा है वो वक्त। और तो अगर उस वक्त में आप सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही पाकिस्तान का सबसे अहम मसला और वो चीज़ समझते हैं, दुनिया में इजादात पे बात हो रही होती है, पूरी दुनिया में इजादात पे बात हो रही होती है, अपने मुल्क की जो कामयाबियां हैं उस पे बात हो रही होती है, और पूरी दुनिया में जो पीक टाइम होता है चैनल्स का, न्यूज़ चैनल्स का, वहाँ पे लोग जो आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, नंबर 1 उनकी प्रोफाइल पे बात हो रही होती है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि हमारे यहाँ उस वक्त
जो है लोगों को ये सिखाया जा रहा होता है कि सियासतदानों एक दूसरे पर इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं, वो एक दूसरे पर कीचड़ कैसे उछालते हैं, और नौजवानों को ये सिखाया जा रहा है और नई नस्ल को ये सिखाया जाता है कि हमारे मुल्क में जो सियासत है वो लड़ाई झगड़े का नाम है, एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ामात का नाम है, और ये सिखाया जाता है कि हमारा जो कल्चर है वो अनपढ़ कल्चर है, जाहलाना तर्ज कलाम है हमारा, और इसी तरह ये सिखाया जाता है कि हमारे अंदर कोई भी काबिल इंसान नहीं है। नेगेटिविटी को और नेगेटिव खबरों को प्रमोशन दी जाती है, ये जर्नलिज्म नहीं है। अच्छा हसनी साहब, इसमें एक ये भी कहा जाता है कि जिस तरह हर प्रोफेशन में एक तालीम का क्राइटेरिया है, एक डिग्री होना ज़रूरी है, और इसमें जब हम डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरी करने के लिए हमें डॉक्टरी की डिग्री की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह हमारे जो सहाफ़ती शोबा है इसमें ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं जिन्होंने ना कुछ इतना पढ़ा होता है, ना उनके पास तजर्बा होता है, इसके लिए तालीम क्यों ज़रूरी नहीं है? ये बड़ा ही अहम सवाल किया। वो ये हमारे जो जर्नलिज़्म है, येलो जर्नलिज़्म जो जिसको कहा जाता है, उसकी बुनियाद भी इस वजह से ही पड़ी। जब यहाँ पे एक आमर आए और आमराना तर्ज अमल बढ़ा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने अपने मफादात के लिए अनपढ़ों को भी इतने डिक्लेरेशन दे दिए कि जो 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 भी कहता था मैंने अखबार छापने हैं, और वो मैंने आप आमर साहब की आमर से मुराद है कि जो इम्पोज्ड हुक्मरान होते हैं, मैंने उनकी मदासराई करनी है, तो वो उनको दे दिया गया। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा डिक्लेरेशन दिए गए, और इस वक्त फैसलाबाद में 284 पब्लिकेशंस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, इससे शायद ज़्यादा ही हो गई होंगी अब तो अब वो कहाँ छप रही हैं, उसमें क्या छप रहा है, किसी को कोई मालूम नहीं। अब आके जब मैस कम्युनिकेशन के शोबे बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, तो उसमें पढ़े लिखे लोग आए हैं, लेकिन एक और चीज़ आ गई अब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन है तो आपको वो हुनर भी आ जाए। जिस तरह से दस्तगीर साहब, जिस तरह से हमारे यहाँ एक आर्किटेक्ट है, तो वो खुद काम करके ईंटें खड़ी करके दीवार खड़ी नहीं कर सकता, उसको एक अनपढ़ की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़नकार की ज़रूरत होती है। जर्नलिज़्म जो है ये एक फ़न है, अगर वो फ़नकार जो है वो साथ एजुकेटेड भी है तो उस जैसा मैमार कोई नहीं है। तो अगर जिन्होंने उस वक्त डिक्लेरेशन दे दिए थे, तो इस वक्त क्राइटेरिया भी अच्छा है, कानून साजी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, उस पर अमल की ज़रूरत है, और ये जो हुकूमत की तरफ सबसे ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पुराने जर्नलिस्ट जिनके पास तजर्बा है, जिनको और इसके सिवा आता कुछ नहीं है, और उसके साथ उन एजुकेशन एक ऐसा फार्मूला बनाए कि हुकूमती सतह पर रिकगनाइज, जिस तरह एक्रेडिटेशन कार्ड आपका DGPR और PID जारी करते हैं, या वो बाकायदा जो है उसके लिए एक क्राइटेरिया बना के तो तहसील लेवल पे यूनियन कौंसिल सतह पर जो है ना जर्नलिस्ट को डिक्लेयर किया जाए। इससे जाली जर्नलिज्म का खात्मा होगा, और हर कोई जो माइक पकड़ के समझता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उसका खात्मा होगा। और यकीन है कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, तजर्बा जिनके पास है और जिनके पास एजुकेशन है, ये चीज़ें मिलकर अगर हुकूमत को क्राइटेरिया बनाती है तो बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की जर्नलिज्म को ठीक किया जा सकता है। अच्छा सर, आप एक सहाफ़ी तंजीम के सदर हैं, तो उस तंजीम ने आपके लिए कोई रहायशी इंतजाम किए हुए हैं, कोई मराहत वगैरह? जी, जो जैसे आपने पहले फरमाया था, तो उसका मैं जवाब देते शायद ये बात रह गई कि जो सहाफ़ती तंजीमें होती हैं उनके मकासद में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि वो अपने कारकुनों के जान माल, इज़्ज़त, आबरू, रहायश, मेडिकल, तालीम, हर हवाले से उनकी और उनकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और चूँकि ये बड़ी टेंटेटिव सेंसिटिव और बड़ी जो है टाइट किस्म की जॉब है, हर वक्त बंदा टेंस रहता है, तो उसमें अगर उसके पीछे उसको अपने घर का किराए का और बच्चों की तालीम का, घर वालों की सेहत का ख्याल पीछे रहेगा, तो वो फिर काम पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2005 में गालबन परवेज़ इलाही साहब आए थे कॉलोनी देने, और बड़ा अच्छा उनका इक़दाम था कि वो दे भी रहे थे, और 25,000 सिर्फ उसकी किस्त थी, और अपना एक बार की यकमुश्त उसके पैसे देने थे, तो वो आपको अलाट हो जानी थी। उस वक्त यहाँ पे कुछ दोस्तों ने मनफी किरदार अदा कर दिया, जिसकी वजह से अब तक वो पेंडिंग है। अब हर हुकूमत आती है, हमें लॉलीपॉप दे के चली जाती है। तो
यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी वो ये है कि हुकूमती सतह पर उसके फंड्स भी मौजूद हैं और जर्नलिस्ट वेलफेयर के साथ साथ जर्नलिस्ट जो कॉलोनी है, जर्नलिस्ट रेजिडेंशियल जो अथॉरिटी बनी हुई है उसके मुताबिक उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसकी एक कमेटी बन चुकी है तमाम स्टेक होल्डर्स की जो जिसने जो यहाँ पे वो लिस्ट बना सकती है। इसी तरह वो तो बाद की बात है, पहले हुकूमत यहाँ पे जर्नलिस्टों के लिए अनाउंस करदा 2 जगह हैं, एफडीए में जो ओवरसीज़ ब्लॉक है और या बिस्मिल्लाहपुर है, इन दोनों जगहों पे सहाफ़ियों के लिए रहायशी जो है उसका नक्शा तक बन चुका है। वो उसको बाकायदा हुकूमत जो है मंजूर करके उसके पैसे दे के बाकायदा फैसलाबाद के सहाफ़ियों के हवाले करे और फैसलाबाद के सहाफ़ी अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर वो ये काम करने के लिए तैयार हैं कि वो खुद ये इतनी सलाहियत इनमें है कि ये अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद ये कर सकते हैं कि ये एक मुत्तफ़िका सहाफ़ियों की लिस्ट बना सकते हैं। और उसमें ये यकीन दिलाते हैं, मैं अपनी यूनियन की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये अज़म है कि जिस किसी को मर्ज़ी प्लाट मिले, कोई भी जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है उसको लाजमी सहाफ़ी सहूलतों के साथ साथ रहायशी सहूलतों के साथ साथ जितने भी जो किसी भी सहाफ़ी को जो मिलने वाली मुराहत हैं उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये हम ज़रूर इसके मुतालबा भी करते हैं, इसके लिए कोशिश भी जारी है। अच्छा असली साहब, आपका 26 साल तजर्बा है, कई आपने दौर देखे सहाफ़त में, जैसे पहले रेडियो था, फिर प्रिंट मीडिया आ गया, फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। अब जो दौर चल रहा है डिजिटल मीडिया, जिसको सोशल मीडिया भी कहते हैं हम, तो क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी पावर बनता जा रहा है और इसके मुस्तकबिल में जो है वो कितने इफ़ेक्टिव होंगे माशरे पर? देखें जी, अबलाग जो है जब बच्चा बोलना सीखता है तो दुनिया में अबलाग शुरू हो जाता है। तो उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, उसमें उसकी बात में करंट होना चाहिए, उसकी बात में वज़न होना चाहिए। एक मंडी बावलदीन के मुसाफात का एक अगर बच्चा एक पुलिस वाले से एक माशरती मसले पर उससे बात एक निकलती है तो वो इस वक्त पाकिस्तान का स्टार बन जाता है और उसके इंटरव्यूज़ के लिए लोगों की लाइनें लगी होती हैं। तो ये एक अबलाग है। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि अगर ये सारी चीज़ों की जड़ें आपकी सहाफ़त से निकलती हैं, कभी भी प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी सोशल मीडिया ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी डिजिटल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, इसमें बेहतरी आती रहती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। वो मीडिया ही रहता है, उसकी अहमियत रहती है। अबलाग आपने क्या करना है, आपने लोगों को क्या बताना है, आपने लोगों को कंटेंट क्या देना है, इस पे अहमियत है। अब बहुत सारे लोग हैं जो किसी इंडियन अदाकारा का नाम लें तो वहाँ पे नीचे मिलियंस में लाइनें लग जाती हैं और आप एक जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं किसी आलम दीन को उसका पूछें तो उसको नहीं पता होता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा, हाँ ये बात है कि जो बात कर रहा है उसकी अहमियत क्या है और उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी को मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी बात जो है इतने मिलियंस लोग जो हैं वो सुन रहे हैं। अच्छा, इन दी एंड जो है वो हमारे चैनल के तरफ से जो हमारे फैसलाबाद के साफ़ी हैं, जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं सहाफ़त की दुनिया में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, उसके लिए यही पैगाम है कि आप ये अगर कुछ लिखना जानते हैं तो वो सोचें और उसको लिख दें। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको सोचें और बोल दें। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो उसको सोचें और बता दें। इसमें आपको अगर जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपनी सोच को तहरीर में नहीं लाएंगे, जब तक अपनी सोच को आप तकरीर में नहीं लाएंगे, जब तक अपनी सोच को आप विजुअल में नहीं लाएंगे, तो तब तक आपकी सोच आपकी दिमाग तक और आपके जहन तक महदूद रहेगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगी। हमारा इस वक्त जो डिजिटल मीडिया है वो लोगों की सोच जो उनके अपने दिमाग में है वो इस एक डिवाइस के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। तो आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, जिस किस्म का भी मीडिया है, जिस किस्म का भी अबलाग का कोई ज़रिया है, अगर आपकी वहाँ तक रसाई है, सिर्फ एक काम ज़रूर कीजिए कि मस्बत सोचिए, दुनिया के लिए अच्छा सोचिए, इंसानियत के लिए सोचिए, ताकि दुनिया जो है
वो उसमें बेहतरीन और नई चीज़ें आएँ, अच्छी चीज़ें आएँ, दुनिया अमन व अमान का गहवारा बने और दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों के लिए सहूलियात पैदा की जा सकें। अगर आप अपने इस जज्बे के साथ, इस मस्बत सोच के तहत जो है वो किसी भी मीडिया में, किसी भी ज़राए इब्लाग में आप किरदार अदा करते हैं, आप अपनी तहरीर लिखते हैं, तकरीर करते हैं या आप विजुअल में आते हैं, तो यकीनन आप एक कामयाब जर्नलिस्ट हैं और आपकी ये खिदमत जो है इंसानियत के लिए होगी और वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। जी नाज़रीन, बहुत अच्छा मैसेज दिया सैयद ज़िक्रुल्लाह हसन हसनी साहब ने हमें। वो हमारे मेहमान थे आज। उन बहुत सीनियर सहाफ़ी, हमारे 26 साल तजर्बा। उन्होंने अपने तजर्बे की बातें हमें बताई हमारे चैनल के नाज़रीन के लिए, और वे ज़रूर इफ़ेक्टिव होंगी, स्पेशली जर्नलिस्ट के लिए जो जर्नलिज़म में काम कर रहे हैं या इस शोबे में आना चाहते हैं। तो वो इनके आखिरी पैगाम को ज़रूर फॉलो करें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का सामना ना कर सके और वो असली तरीके से जो है वो अपनी जर्नलिज़म का जो शोबा है उसको निभा सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।